में बिरजू नाम का किसान रहता था। बिरजू गांव के जमींदार के खेतों में काम करता था। और फिर घर आकर अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल रखता था। एक दिन बिरजू खेत में काम कर रहा था, तभी अरे बिरजू, ओ बिरजू। जी मुंशी जी। अरे इधर आ, देख जमींदार जी तुझसे मिलने आए हैं। जी मुंशी जी, अभी आया। अरे जमींदार साहब, आपको कुछ काम था तो आप मुझे बुला लेते। अरे कोई नहीं बिरजू, मैं तो यहाँ से जा रहा था, तुझे देखा तो सोचा कि तुझसे मिलता चलूं। और बता, तेरे क्या हाल है? बस जमींदार जी, सही है सब। मैंने सुना है कि तू आजकल बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। हाँ जमींदार जी, अब अगर मेहनत नहीं करूँगा तो खाऊंगा क्या? आपको तो पता ही है कि घर में बूढ़ी माँ भी बीमार रहती है। देख बिरजू, मैं तो ये कह रहा था कि तूने इस बार की खेती के पैसे नहीं दिए। देख भाई, अगर तू पैसे नहीं देगा तो मैं अगले महीने से खेत उस पप्पू को दे दूंगा। क्या? वो पप्पू जो बस दिन भर खाकर लेटा रहता है? जमींदार जी, आप पप्पू को बता देना, खेती लेटे रहने से नहीं होती है, बल्कि खेतों में मेहनत करने से होती है। देख भाई बिरजू, मैं तेरी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन देख, मुझे भी तो इन खेतों का किराया चाहिए। अब अगर तू मुझे खेतों का किराया नहीं देगा तो मुझे ये खेत किसी और को देनी होगी। जमींदार जी, आप परेशान मत होइए, मैं कल सुबह ही खेतों पर आने से पहले ही आपको पैसे दे दूंगा। अच्छा ठीक है बिरजू, अब मैं चलता हूँ। और हाँ, मुझे तुझसे एक बात करनी है, जब तू कल घर आएगा तो तुझे बताऊंगा। ऐसा कहकर जमींदार और मुंशी वहाँ से चले जाते हैं। ये आखिर जमींदार जी को मुझसे क्या काम? चलो अब तो कल सुबह जमींदार जी के घर जाकर ही पता चलेगा। अरे जमींदार जी, मुझे ये समझ नहीं आया कि आपको बिरजू से क्या काम पड़ गया। अरे मुंशी, तुम्हें याद है कि मेरे खेत हैं? जमींदार जी, जितना मुझे याद है कि आपके जितने भी खेत हैं वो सब अपने किसानों को दिए हुए हैं। अच्छा याद आया, आप कहीं उस खेत के बारे में तो बात नहीं कर रहे? हाँ मुंशी, वही खेत। लेकिन जमींदार जी, आपको तो पता है कि उस खेत में काम करने के लिए तो कोई भी किसान राजी नहीं होता है। हाँ, तभी तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरा खेत ऐसे ही पड़ा हुआ है, अगर उससे भी कुछ पैसा आ जाए तो सही है। लेकिन जमींदार जी, आपको पता है ना कि उस खेत के पास जो जंगल है उसमें से कैसी आवाजें आती है, इसलिए कोई भी गांव का व्यक्ति उस खेत में काम करने को राजी नहीं होता। हाँ मुंशी, तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि उस खेत को मैं बिरजू को दे दूँ, चाहे वो मुझे उस खेत के पैसे दे या ना दे, लेकिन अगर उस खेत में कोई काम कर सकता है तो वो है बिरजू। लेकिन जमींदार जी, आपको लगता है कि वो बिरजू उस खेत में काम करने को राजी हो जाएगा? अरे लगता नहीं, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि बिरजू उस खेत में काम करने से कभी मना नहीं करेगा। जमींदार जिस खेत की बात कर रहा है वो खेत गांव के थोड़ी दूर एक मायावी जंगल के पास में है। वो जंगल जिसमें बहुत ही डरावनी आवाजें आती है, और अगर एक बार कोई भी उस जंगल या उसके आसपास भी जाता है तो कभी वहाँ से वापस नहीं आता। इसीलिए गांव का कोई भी इंसान उस जंगल के पास जो जमींदार का खेत है उसमें काम नहीं करता था। अरे आ गया बेटा बिरजू, आज तूने आने में बहुत देर कर दी, मैं कब से तेरी राह देख रही थी। हाँ माँ, मैं आ ही रहा था, लेकिन तब तक खेतों पर जमींदार जी आ गए थे, तो बस उनसे ही बातें करने में समय लग गया। क्या जमींदार जी वो तुझसे क्यों मिलने आए थे? जरूर जमींदार को तुझसे कोई काम होगा। लेकिन माँ जी, आपको कैसे पता कि जमींदार जी मेरे पास काम से आए थे? अरे बेटा, ये
जमींदार को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो बिना काम के तो किसी से बात तक नहीं करता। हाँ माँ जी, वो जमींदार जी मुझसे खेत के पैसे मांगने आए थे। लेकिन बेटा, मेरे पास जो जमींदार को खेत के पैसे देने थे ना, वो तो मेरी दवाइयों में चले गए। फिर अब तो जमींदार को पैसे कहाँ से देगा? अरे माँ जी, मैंने कुछ पैसे पहले से जोड़े हुए थे, तो मैं जमींदार को कल सुबह वही पैसे दे आऊंगा। अगले दिन बिरजू खेत पर जाने से पहले जमींदार को पैसे देने उसके घर जाता है। अरे बिरजू, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जमींदार जी, ये लीजिए आपके पैसे। अरे इतनी भी क्या जल्दी थी, आ जाते पैसे बाद में। ये बात सुनकर मुंशी अपने आप से बोलता है, वैसे कल तो इसके पीछे पड़ा हुआ था पैसे लेने के लिए, और जब ये बेचारा पैसे ले आया तो बोल रहा है कि क्या जल्दी थी। अरे बिरजू, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। जमींदार जी, मुझसे ऐसा क्या काम है आपको? बिरजू, मैं सोच रहा था कि तू अब इतनी मेहनत कर रहा है अपने घर की परेशानियों को ठीक करने के लिए, तो अब थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत कर ले। मैं कुछ समझा नहीं जमींदार जी, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे बिरजू, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे एक और खेत में काम करना शुरू कर दे। लेकिन सेठ जी, मुझे जितना पता है उस हिसाब से आपके सारे खेत पर तो मुझ जैसे किसान काम करते हैं। फिर आपका ऐसा कौन सा खेत है जिसमें आप मुझे काम करने के लिए बोल रहे हैं? अरे बिरजू, मैं चाहता हूँ जो मेरा जंगल के पास का खेत है ना, उसमें भी तू काम करना शुरू कर दे। देख, उस खेत में बहुत अच्छी खेती होती है, तू हर मौसम में उस खेत में काम कर सकता है। जमींदार से जंगल की बात सुनकर बिरजू घबरा जाता है। लेकिन जमींदार जी, आपको तो पता ही है कि उस जंगल के पास जाना ही खतरे से खाली नहीं है, लेकिन आप फिर भी मुझे उस खेत में काम करने को बोल रहे हैं। अरे बिरजू, मैं नहीं जानता था कि तू भी अंधविश्वास को मानता है। मुझे तो लगा कि तू समझदार इंसान है, लेकिन तू भी इन गांव वालों की तरह एकदम बुद्धू निकला। जमींदार जी, मैं उस खेत में खेती करने चला जाऊंगा, लेकिन अगर कभी मुझे उस जंगल की वजह से कुछ भी हुआ तो आपको जिंदगी भर मेरी माँ का ध्यान रखना होगा। अगर आपको मेरी यह शर्त मंजूर है तो मैं उस खेत में काम करने को तैयार हूँ। हाँ, मुझे मंजूर है, लेकिन बिरजू तू परेशान मत हो, उस जंगल में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जमींदार जी, मैं अब चलता हूँ, मुझे खेतों पर जाने में देरी हो रही है। ठीक है बिरजू, मैं अब तेरा अगले ही महीने इंतजार करूँगा। बिरजू की जंगल के पास वाले खेत में काम करने की हाँ करते ही ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और सभी गांव वाले एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी एक दिन बिरजू की जंगल के पास वाले खेत में काम करने की हाँ करते ही ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और सभी गांव वाले, अरे बिरजू, मैंने सुना है कि तुम अब जंगल के पास वाले खेत में काम करोगे। हाँ पप्पू भाई, सेठ ने कहा है कि मुझे अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं तो मुझे उस खेत में खेती करनी होगी। अरे बिरजू भैया, मैंने सुना है कि उस जंगल में किसी की आत्मा भटक रही है। तुम्हें डर नहीं लग रहा? मुझे तो सुनने में ही डर लग रहा है। फिर तुम जंगल के पास वाले खेत में काम कैसे करोगे? अरे रचना भाभी, वो तो बस अफवाह है, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी अगर कभी ऐसा लगे कि वहाँ कोई है तो मैं फिर पप्पू भाई को बुला लूँगा। अरे ना मैं ना भेजू अपने पति को। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा?
मैं तो विधवा हो जाऊंगी। फिर दोनों हंसने लगते हैं और अपने अपने काम पे चले जाते हैं। रात में पप्पू अपने घर में सो रहा होता है कि तभी सोते सोते उसके पेट में चूहे कूदने लगते हैं और उसकी आँख खुल जाती है। अरे अब तो भूख लग रही है, क्या करूं? रचना को जगाऊं क्या? अरे कहीं रचना को जगाया और वो मुझ पर चिल्लाए तो चलो एक बार जगा कर देख लेता हूँ। अगर खाना बना देगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं भूखा ही सो जाऊंगा। अरे रचना सुनो ना, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, जरा मेरे लिए खाना बना दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रहा है। क्या है जी, दिन भर तो खाते रहते हो और अब रात को भी चैन नहीं। चुपचाप चैन से सोने दो मुझे। अरे रचना मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, थोड़ी देर ही लगेगी, तुम मेरे लिए खाना बना दो। देखो मैं इतनी रात में खाना नहीं बना पाऊंगी, समझे? दोबारा मुझे जगह मत देना, अब सो रही हूँ मैं। अगर दोबारा जगाया तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर रचना सो जाती है। अरे क्या करूं, ये भूख तो मुझसे अब सही भी नहीं जा रही है। एक काम करता हूँ, बिरजू के घर जाता हूँ, शायद मुझे वहाँ कुछ खाने को मिल जाए। ऐसा कहकर पप्पू अपने घर से निकलकर बिरजू के घर के पास आ जाता है और उसके घर के बाहर से बिरजू को आवाज लगाता है। बिरजू, ओ बिरजू, अरे यार बिरजू, अरे यार बिरजू भी सो रहा है, अब इसे कैसे जगाऊं? चलो थोड़ा सा यही गांव में टहल लेता हूँ। पप्पू वही गांव में टहलने लगता है कि तभी उसे याद आता है कि उसे मायावी जंगल में कुछ खाने को मिल सकता है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, वो जो जंगल है शायद मुझे उसमें कुछ खाने को मिल जाए। वैसे वो मायावी जंगल है तो मुझे तो लगता है कि उस जंगल में बहुत सारे अच्छे अच्छे फलों के पेड़ होंगे। ऐसा कहकर पप्पू जंगल की ओर चल पड़ता है। पप्पू को मायावी जंगल की ओर जाते हुए गांव का एक आदमी मटरू देख लेता है। अरे ये तो मुझे पप्पू भैया लग रहे हैं, लेकिन ये इतनी रात को अंधेरे में कहाँ जा रहे हैं? मटरू पप्पू को आवाज लगाता हुआ उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन पप्पू मटरू की बात नहीं सुनता और चलता हुआ जंगल के पास पहुंच जाता है। अरे ये रहा वो जंगल। मुझे इस जंगल को देखकर मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन ये पेट में चूहे भी तो कूद रहे हैं। क्या पता मुझे अंदर अच्छे अच्छे फल खाने को मिल जाए। ऐसा कहकर पप्पू उस मायावी जंगल के अंदर चला जाता है। मटरू पप्पू को जंगल के अंदर जाते हुए देख लेता है। अरे ये पप्पू भैया जंगल के अंदर क्यों चले गए? अब क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं अब क्या करूं? मटरू थोड़ी देर में उस जंगल के पास खड़े होकर पप्पू का इंतजार कर रहा होता है। अरे ये पप्पू भैया तो अभी तक बाहर नहीं आए, अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, गांव के सभी लोगों को बुला लेता हूं। मटरू जल्दी जल्दी गांव के अंदर जाता है और गांव के लोगों को इकट्ठा कर लेता है। हाय हाय, उस मायावी जंगल में क्यों चले गए? इनको मैंने कितना समझाया, मना किया था ना जाए उस जंगल में, ना जाने ये इंसान मुझे क्यों विधवा बनाने में लगा हुआ है रे। हाय अब मैं क्या करूं?
अरे बिरजू भैया, कुछ कीजिए ना, देखिए ना, वो इनको मायावी जंगल से बाहर लाइए ना। लेकिन रचना भाभी, मुझे ये समझ नहीं आया कि ये पप्पू भैया उस जंगल के अंदर क्यों गए। अरे मुझे पक्का पता है, ये इंसान ना खाने के लालच की वजह से अंदर गया होगा। आज इसकी वजह से मैं जरूर विधवा हो जाऊंगी। बिरजू जैसे ही जंगल के अंदर जाता है और देखता है कि उस जंगल में एक बड़े से पेड़ में पप्पू को बांध के रखा होता है। पप्पू की ऐसी हालत देखकर बिरजू डर जाता है। अरे पप्पू भैया, ये आपको क्या हुआ और तुम्हें ऐसे पेड़ में बांधा किसने? बिरजू, मैं तो यहाँ पर कुछ खाने आया था और देखिए मुझे इस बाबा ने यहाँ पकड़ लिया है। बिरजू, मुझे बचा ले, मेरे भाई बचा ले मुझे। अब रुको, मैं अभी कुछ करता हूँ। बिरजू जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है तभी बाबा में से शक्ति निकलती है और वो आधा शेर और आधा इंसान का रूप ले लेता है। अरे बेटा, तुम यहाँ कुछ भी कर लो, लेकिन तुम इसको छुड़ा नहीं सकते हो। ये अब मेरा बंदी है। लेकिन शेर देवता जी, आपने पप्पू भैया को यहाँ ऐसे बंदी क्यों बनाया हुआ है? ये जो इंसान है, ये यहाँ खाने के लालच में अंदर आया था, और जो कोई भी इंसान किसी भी लालच की वजह से मेरे इस जंगल में आएगा तो उसका यही हाल होगा। शेर देवता जी, आप चाहे तो मुझे पकड़ लीजिए, लेकिन ये पप्पू भैया को छोड़ दीजिए। बाहर इनकी बीवी इनका इंतजार कर रही है। अच्छा, इसकी बीवी इसका इंतजार कर रही है। तू चाहता है कि मैं इससे छोड़कर तुझे पकड़ लूं? क्यों, तेरे घर में तेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं है क्या? शेर देवता जी, मेरे घर में मेरी बीमार माँ जी है, लेकिन मेरे बाद भी उनकी देखभाल हो जाएगी, क्योंकि मैंने जमींदार जी को बोला हुआ है कि अगर इस जंगल की वजह से मुझे कुछ भी हुआ तो वो मेरे माँ जी का ध्यान रखेंगे। बिरजू की बात सुनकर शेर देवता भावुक हो जाते हैं और बिरजू से बोलते हैं, बेटा, आज मैंने पहली बार ऐसा इंसान देखा है जो अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरों की जान बचा रहे हैं। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। तुझे जो भी चाहिए तू वो यहाँ से ले जा सकता है। शेर देवता जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस पप्पू भैया को मेरे साथ बाहर जाने दीजिए। मुझे तेरी ईमानदारी और नेक दिली बहुत पसंद आई। बिरजू की बात सुनकर शेर देवता पप्पू को नीचे उतार देते हैं। बिरजू, मैं तुझसे बहुत खुश हुआ। तूने मेरा दिल जीत लिया। मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। बता, तुझे क्या चाहिए? शेर देवता की बात सुनकर पप्पू बिरजू से बोलता है, अरे बिरजू, सोच क्या रहा है? तू जल्दी से इनसे बहुत सारी खाने की चीजें और खजाने को मांग ले। नहीं पप्पू भैया, मुझे ये सब में से कुछ भी नहीं चाहिए। शेर देवता जी, मैं चाहता हूँ कि आप इस जंगल को माया से मुक्त कर दो। बिरजू बेटा, मुझे तुझ जैसे इंसान की तलाश थी जो अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के दुख तकलीफ को दूर करे। हम अब इस जंगल से जा रहे हैं और अब यहाँ जंगल हमारी माया से मुक्त है। शेर देवता के ऐसा कहते ही शेर देवता वहाँ से गायब हो जाते हैं। बिरजू और पप्पू जंगल से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर बिरजू सभी गांव वालों को जंगल के अंदर घटित सारी घटना बता देता है। तभी ये बात सुनकर जमींदार बिरजू से बोलता है, अरे बिरजू, आज तेरी ईमानदारी की वजह से ही हम गांव वाले इस मायावी जंगल से मुक्त हो गए हैं। तभी रचना पप्पू से बोलती है, अरे जी, आप बच गए। आपको जंगल के अंदर जाने के लिए किसने कहा था? मुझे तो लगा कि कहीं आप इस मायावी जंगल से कभी वापस ही नहीं आ पाएंगे। अरे मेरी रचना, मैं तुम्हें इतनी जल्दी विधवा नहीं बनाना चाहता था, इसीलिए बचकर बाहर आ गया। पप्पू और रचना की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं।